अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूँ राहत सईद, वॉइस ऑफ IHRI। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माहिर नफ्सियात और स्पेशल एजुकेशन। आज हम ये भी जानेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन में चीज़ें बेहतर होती हैं, दोनों को मिला के कैसे बेहतर किया जाता है चीज़ें, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। कि आज जो हमारी गेस्ट हैं वो भी बहुत ही काबिल, बहुत ही होनहार, उनका नाम है मिस जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम मिस जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम राहत, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। अच्छा, मेरा नाम जवेरिया है एंड आई एम बेसिकली स्पेशल एजुकेटर। आई मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन एंड प्लस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एज वेल। और IHRI के साथ आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years नाउ। और पिछले 1 साल से जो है मैं एज अ कोऑर्डिनेटर IHRI के साथ हूँ। पहले आई वाज इन मुस्लिमाबाद कैंपस, दैट इज़ द हेड ऑफिस, एंड नाउ आई हैव बीन प्लेस्ड फॉर लाइक 6 to 8 months हो गए हैं इन गुलशन कैंपस। आई हैव बीन हेडिंग गुलशन कैंपस नाउ। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि थोड़ा सा कि आपको जब कोई बच्चे आते हैं, कोई पेरेंट्स आते हैं एडमिशन अपने बच्चे का कराने, तो आप उनको किस तरीके से देखती हैं या डील करती हैं? कोई बिल्कुल ही होपलेस हूँ कि मतलब ज़ाहिर बात है उनको इतनी होप नहीं होती। ज़्यादातर लोगों को जो है डिफरेंटली एबल बच्चों को जब कुछ करवाना हो, कहीं एडमिशन भी करवाना हो, तो वो फिर मतलब 100 दफ़ा सोचते ज़रूर हैं, या उनके आसपास के लोग बहुत बोलते हैं। वो सोचते इसलिए हैं पहले तो कि जो है बिकॉज ऑब्वियसली इतना जो है अब हो गया है कि हर कोई स्पेशल एजुकेशन के लिए या रिहैब सेंटर्स के नाम पर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं अब इन कराची। पहले कुछ 1-2 हुआ करते थे या एक लिमिटेड अमाउंट था। अब देयर इज अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट दैट आर बीइंग रनिंग फॉर द स्पेशल नीड्स एंड डिफरेंटली एबल्ड। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि उनको डर किस बात का होता है, तो मोस्टली पेरेंट्स हमारे जो है वो डरते हैं। जैसे एक बहुत पुरानी और मशहूर लाइन है कि लोग क्या कहेंगे। अब हमारे पास ऐसा बच्चा है, उसको ये डिफ़िकल्टी है, तो लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, लोग इतनी बातें करेंगे। और बस आप मोस्टली पेरेंट आते हैं कि ये सही हो जाएगा ना, ये हमारे दूसरे बच्चों की तरह खेलने लगेगा, या ये दूसरे बच्चों की तरह पढ़ने लगेगा, ये नॉर्मली बच्चों की तरह जो है कैसे बिहेव करेगा, ये तो करता ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकता। अनटिल अनलेस अगर उनका बच्चा जो है अनफॉर्चुनेटली सिवियर या प्रोफाउंड लेवल पर होता है, उन पेरेंट्स को कोई होप ही नहीं होती अपने बच्चे से। हाँ, ये जो अभी आपने एक टर्म यूज़ करी है कि थोड़ा सा उसको डिफाइन कर सकें, ताकि जो लोग हैं उनको थोड़ा सा सिवियर एंड प्रोफाउंड। जी, ओके। अच्छा, देखिए, जब हम डिफरेंटली एबल्ड में आते हैं तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज इन इट, ठीक है। और कैटेगरीज इन द सेंस कि डिसऑर्डर्स भी काफ़ी सारे हमारे पास आ जाते हैं टू केटर आउट। आपके पास सेरेब्रल पाल्सी है, आपके पास जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिले है, फिर आपके पास ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, उसके साथ ऑटिज्म है। ऑटिज्म में भी अब जो है एक न्यू वैरायटी आ गई है फॉर वर्चुअल ऑटिज्म के नाम से। उसके अलावा आपके पास ADHD है, देन यू हैव लाइक डिफरेंट कैटेगरीज इन CP एज वेल। तो और फिर आपके पास हेयरिंग इम्पेयर्ड के आ जाते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं। तो बहुत सारी कैटेगरीज है। अब इनको हम जो है वो लेवल वाइज किस तरह से देखते हैं, तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है एंड प्रोफाउंड है, ठीक है। माइल्ड इज लाइक के बेसिक कि उनमें इतनी ज़्यादा जो है वो इश्यूज या इतने सिवियर इश्यूज नहीं होते, और दे आर लाइक कि उनको जो है गाइडेंस चाहिए होती है, बेसिक नीड्स चाहिए होती हैं, या एक प्रॉपर पाथवे अगर उनको मिलता है तो दे आर लाइक कि वो थोड़ा बहुत अपनी उसमें उनके साथ वर्क करना इज ईजी rather than you are working with a severe child। severe child के लिए फिर आपकी मैनेजमेंट टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं, आपकी थेरेपीज डिफरेंट होती हैं। सॉरी, मैं आपको कट कर रहा हूँ। सिवियर मींस के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे एक बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे। प्रोफाउंड लेवल इज समथिंग के दैट इज बियॉन्ड एक्सट्रीम, कोई चीज हो गई है और इस तरीके से आगे चला हाँ जी। प्रोफाउंड लेवल हम मोस्टली पुराने, अगर हम बहुत पीछे जाएं तो जब वो टर्म यूज हुआ करती थी मेंटली रिटार्डेड, अब तो खैर
काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, नाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग देम एज डिफरेंटली एबल्ड. डिफरेंटली एबल्ड टर्म ही इसलिए यूज़ की गई है because people should see them as they are able to do something but differently in their own way. ठीक है. तो mentally retarded is like very harsh term to use for someone. तो वहाँ पर हमारे पास जो categories होती हैं they are like के जो है profound level कि अगर कोई बच्चा इतनी severity के साथ है in intellectual developments भी और global developments भी कि वो बिल्कुल walk नहीं कर सकता या कुछ इस तरीके से, तो वो फिर एक category of profound होती है कि it's like completely जो है एक बाउंडेड है या जो है एक डिसेबल्ड है किसी चीज़ में. बट मोस्टली जो बच्चे हैं दे आर वर्केबल हमारे पास, कि उनके पास आपके पास एक चांस है कि यू कैन मेक देम लाइक, अगर वो खाली एजुकेशन वाइज नहीं इंडिपेंडेंट हो सकते तो वी हैव अदर प्लान्स फॉर देम, वी हैव स्पोर्ट्स फॉर देम, वी हैव वोकेशनल, इंशाल्लाह वी विल बी स्टार्टिंग आवर वोकेशनल इन गुलशन कैंपस एज वेल. तो वी हैव दैट आल्सो. उनके पास लाइक आपको पेरेंट्स को जो है ना बताना पड़ता है कि आपका एक ही पाथवे नहीं है कि यू हैव टू मेक देम लाइक योर नॉर्मल चाइल्ड और उसको आप एजुकेट करें और वो जाए बाहर और अर्न कर सके अपनी लाइफ में. हर बच्चा, वैसे भी अगर हम मेन स्ट्रीम में भी बच्चों की बात करें तो हर बच्चा वो कैपेबिलिटी नहीं रखता. हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, तो किसी भी बच्चे को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना उस बच्चे के साथ थोड़ी ज्यादती हो जाती है. फॉर एग्जांपल कोई अगर एक किसी बच्चे का थोड़ा सा बता सकें थोड़ा सा कि ये बच्चा फॉर एग्जांपल के एक ADHD के बच्चे में, ऑफ कोर्स जाहिर बात है बहुत सारे लोगों को ADHD क्लियर नहीं हुआ था कि अगर आप थोड़ा सा उसमें बता सकें. ADHD इज बेसिकली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो अटेंशन जो है वो लैक कर रहा होता है. मोस्टली आपने देखा होगा कि बच्चों की कंप्लेन्स आती हैं कि जो है पेरेंट्स की कि ये अटेंशन नहीं देता, ये काम करते करते जो है ना इसका ध्यान कहीं और चला जाता है, या अगर हम इसको ये बोलते हैं तो ये हमारी तरफ ध्यान नहीं देता. और हाइपर एक्टिविटी इज समथिंग के बच्चा बहुत हाइपर है, वो एक जगह बैठ ही नहीं रहा, वो उसको हर चीज एक्सप्लोर करनी है, उसको हर जगह पर जाना है, हर जगह देखनी है, हर चीज में इंटरफेयर करना है, जंप करते रहना है, रनिंग करते रहना है, तब इस तरीके की उसके साथ चीजें होती है. एक बहुत हाइपरली लाइक एक्टिव बच्चा हो तो उन दोनों चीज़ों को अगर हम मिला दें तो दैट इज अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी. बेसिकली होता है ये कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आपकी ब्रेन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा एलिवेटेड होती है कि बच्चा एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहा होता, एंड ड्यू टू दैट उसकी हाइपर एक्टिविटी मज़ीद बढ़ती जाती है क्योंकि वो एक काम करने लगता है एंड आफ्टर 2 minutes ही इज़ ऑन टू सम अदर थिंग. ठीक है कि उसको वो भी करना है, उसको फिर तीसरी चीज भी साइमल्टेनियसली ही इज वर्किंग ऑन 6 to 7 प्रोजेक्ट्स. ये मतलब ये क्या, अगर फॉर एग्जांपल इससे क्या, अगर 2 मिनट में वो एक चीज अगर 5 मिनट की चीज है वो 1 मिनट 2 मिनट में थक जाएगा और उसके बाद थकते नहीं है, मतलब स्विच कर देगा एकदम से. नहीं थकते नहीं है, मतलब आप अगर उससे एक एक्टिविटी करवाने बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उससे ABCD की एक्टिविटी करवा रहे हैं पजल्स की, वो 2 पजल्स लगाएगा एंड देन ही वांट्स टू बी ऑन समथिंग एल्स, उसको कोई और चीज अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी. सही. अगर कोई सामने से भी गुजरेगा उसके वो काम करते हुए तो ये चीज होगी कि वो फौरन उस तरफ डाइवर्टेड हो जाएगा और जो आप काम करवा रहे हैं वो खत्म. सही. अच्छा, ये बताएगा कि एजुकेशन स्पेशल एजुकेटर का कितना रोल आता है. जाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक स्पेशल एजुकेटर ही करवा सकता है, कोई और शायद मेरी नज़र में क्या, जहाँ तक मेरी नॉलेज है हमारी सोसाइटी में जो है पढ़ाई को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है. ठीक है, तो अगर मैं उसके बेसिस पे रखकर बात करूं तो स्पेशल एजुकेटर इन बच्चों के लिए एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सेंस कि जब एक पेरेंट आता है ना अपने बच्चे को लेके कि इसको स्टडीज में डिफिकल्टीज हो रही हैं या ये पढ़ नहीं रहा या ये इस तरीके से है, और खाली स्पेशल एजुकेटर्स जो है वो स्पेशल नीड्स या डिफरेंटली एबल्ड के लिए नहीं होते. अच्छा. स्पेशल एजुकेटर्स आपके मेन स्ट्रीम में भी काम कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं लेकिन दे आर केपेबल के वो मेन स्ट्रीम में पढ़ सकें. अब उन स्लो लर्नर्स पे काम कैसे करना है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं. अब नॉर्मली अगर एक टीचर
एजुकेशंस वगैरह में मास्टर्स या बैचलर्स करी हुई है या इस तरीके से, तो उनके पास वो स्किल्स होंगी, बट आई डोंट थिंक इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक डिसेबल या एक डिसलेक्सिक बच्चा है अगर, या डिसकैल्कुलर है किसी बच्चे को, या कोई भी इस तरीके का लर्निंग डिसऑर्डर है, तो उसके साथ उनको लेकर चल सके, बिकॉज दे रिक्वायर्ड स्पेशल टेक्निक्स कि उनको किस तरीके से काम करवाना है, उनको किस तरीके से लर्निंग की तरफ लेकर आना है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटीज और स्लो लर्नर्स होते हैं, या उनको किसी किस्म का लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो वो फिर पीछे ही रह जाते हैं। वो एक वक्त तक के अपनी क्लास के साथ कोप करते हैं, और फिर जब उनको चीज़ें नहीं समझ आ रही होती तो वो बैक होते चले जाते हैं, और फिर उनकी एजुकेशन हिंडर कर रही होती है। वही चीज़ अगर कोई थोड़ा सा अर्ली स्टेज में उसको देख लेगी, या कोई अर्ली स्टेज में अगर उस चीज़ को सपोर्ट मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए। अब अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो बेसिकली एक राइटिंग और रीडिंग का डिसऑर्डर है, ठीक है। अब उस बच्चे को आप ये नहीं कहेंगे कि आप उठा के स्पेशल नीड स्कूल में डाल दें, या उस बच्चे को आप ले जाकर किसी रिहैब में डाल दें। रिहैब सेंटर्स कैन प्रोवाइड रिमीडियल थेरेपीज फॉर देम, ठीक है, कि वो जैसे आप ट्यूशन में लेकर जाते हैं वैसे ही वो बच्चा जो है एज अ रिमीडियल थेरेपी में आए, और उसको फिर वो जो फोकस टास्क है कि राइटिंग कैसे करनी है, अल्फाबेट्स कैसे बनाने हैं, अल्फाबेट रिकग्निशन का बेसिकली मसला होता है डिसलेक्सिया में, तो वो उस चीज़ पे हम लर्निंग करवाते हैं। उसकी टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं, तो उन टेक्निक्स के थ्रू हम उनको उस चीज़ पे लर्न करवाते हैं और उनको ट्रेन करते हैं कि वो अपनी एकेडमिक्स में बेटर हो सके। दूसरी चीज़ ये कि अक्सर बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो मेन स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं बट दे आर लैकिंग, कि वो पीछे हैं, या उनके ग्रेड्स नहीं आते, या वो याद नहीं रख पाते हैं चीज़ें, तो उनको सपोर्ट देना। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई जो है वो कॉपी पेंसिल और कोर्स वर्क के हिसाब से ही हो, तो उसमें भी जो है हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि बच्चा जो है अगर किसी और तरीके से लर्न कर सकता है, बिकॉज हमारा थोड़ा सा मेन स्ट्रीम का एनवायरनमेंट भी स्ट्रिक्ट है एजुकेशन को और करिकुलम्स को लेकर, कि वो एक रूटीन में चल रहे हो, तो ऑब्वियसली टीचर्स आर बाउंडेड टू दैट, ठीक है। तो उनको एक एक्स्ट्रा अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो अटेंशन आपको एक स्पेशल एजुकेटर या एक रेमीडियल थेरेपिस्ट दे सकता है। और ऐसा है कि IHRI से काफ़ी सारे बच्चे जो है वो मेन स्ट्रीम की तरफ भी गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्योंकि हमारे पास जो स्पेशल नीड्स का प्रोग्राम है उसमें स्कूलिंग में हमने जो है उसको इस तरह से रखा है कि जो बच्चे नहीं कर सकते उनको हम अलग तरीके से ट्रेन करते हैं, उनके डिफरेंट स्केड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट IPs होते हैं, उनके लिए हमारा डिफरेंट एक वे प्लान होता है कि आगे जाके इन फ्यूचर इन बच्चों को किस डायरेक्शन में हमें लेकर जाना है, ठीक है। और जो बच्चे मेन स्ट्रीम कर सकते हैं कोप अप, उनकी इतनी एकेडमिक स्किल है या उनकी इतनी नॉलेज है या उनकी इतनी लर्निंग एबिलिटी है कि वो विद सपोर्टिव टीचर जो है वो एक मेन स्ट्रीम स्कूल में जा सकें, तो दैट इज़ आवर रेडीनेस प्रोग्राम, जिसमें हम उन बच्चों को रेडी करते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो अबव 12-13 ईयर्स के होते हैं और जो मेन स्ट्रीम जा सकते हैं, फिर हम उनको मेन स्ट्रीम रेकमेंड करते हैं, और जो नहीं जा सकते देन वी रेकमेंड देम टू सम काइंड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। अच्छा, ये बताएगा कि ज़ाहिर बात है ये सवाल मुझे शुरू में पूछना चाहिए था, अभी पूछा, मुझे एकदम से अभी याद आया कि आपने स्पेशल एजुकेशन क्यों चूज़ करी? कोई मतलब किसी को देख कर करा, या आपको हुआ कि यार कुछ अलग करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर बात है फील्ड्स तो डॉक्टर की भी है और फिजियो की भी है, मतलब और बहुत सारी हैं, बिजनेस की भी है, तो आपको ऐसा क्या लगा, या आपने कोई आस पड़ोस में ऐसा किसी को देखा कि आपको लगा यार अच्छा इसको ये नीड तो लग रही है, लेकिन आपने कहा अच्छा इसकी स्टडीज़ होती ही नहीं होती, कि आपने उसको सर्च किया करा, या आपको कैसे पता लगा कि स्पेशल एजुकेशन भी एक चीज़ है, एग्जिस्ट करती है? अच्छा, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिकॉज आई वॉज डूइंग माई बैचलर्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट, और उसमें हमारे पास देयर इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, तो इट वाज अ कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट फॉर मी, और मैंने कभी ना देखा था कोई स्पेशल नीड का बच्चा, ना मेरी कभी कोई एसोसिएशन रही, ना मुझे कभी किसी ने इस फील्ड के बारे में बताया कि अच्छा जी ऐसी कोई एक एकेडमिकली फील्ड हो सकती है कि यू कैन परस्यू टू इट। तो जो है अब उस सब्जेक्ट के थ्रू वी हैव टू डू एन इंटर्नशिप ऑफ लाइक 1 month किसी स्पेशल नीड स्कूल में, और जिस स्कूल में हम गए थे वहाँ पर एक बच्चा था और उसका नाम था शहीर, ही वाज CP, और वो बच्चा लाइक मैं कहती हूँ अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो दैट इज बिकॉज ऑफ हिम एंड वर्किंग विद हिम, मतलब उसके साथ काम करके आई वाज लाइक कि नहीं
अब काम तो इसी फील्ड में करना है, क्योंकि वो इतना प्यारा बच्चा, आई स्टिल हैव अ पिक्चर विद हिम, और जो है वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। जब मैं उस बच्चे से मिली, उसके साथ मैंने काम किया, उसको मैंने स्पेशल एजुकेशन के थ्रू जो भी हमारा एक प्रोसेस होता था, जो हमारे पास फाइलिंग्स थी, उसके थ्रू उसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई, उसके सिलेबसेस और सारी चीज़ें। तो लाइक इट वाज अ लाइफ टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि वो मुझे वहां से हुआ कि आई हैव टू डू दिस नाउ ना। ये माशाल्लाह, मतलब कि एक आपको एक बच्चे ने आपको मोटिवेट किया कि ये एक चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, इधर भी आप जा सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव थिंग्स नहीं करते, तो उनके लिए आप क्या देखती हैं? आपके माइंड में क्या आता है? कि जाहिर बात है जैसे IHRI तो बात ही यही करता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, हॉलिस्टिक रिहेबिलिटेशन, तो ज़्यादा ये बात करते हैं ना, IHRI तो यही बात करता है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने घर में बच्चों को, जिनके डिफरेंटली एबल नीड्स हैं जिन बच्चों की, तो उनको बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो उस हिसाब से केटर नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं हूँ, अब मैं इस पर डिफरेंटली एबल नीड्स के साथ हूँ और मेरी मदर चाहती हैं कि या मैं थक गई अपने बच्चे के साथ रह के, या जो कि थोड़ा गलत है, लेकिन ये कि जाहिर बात है उनको वो चाहती है कि मुझे थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाए। जैसे नॉर्मल बच्चे जो पेरेंट्स जो हैं वो करते हैं कि बच्चे को स्कूल भेज दिया और 2-3 घंटा वो लोग रिलैक्स कर लेते हैं। सो उसमें फिर आप क्या सजेस्ट करती हैं? क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अच्छा देखें, पहले तो हमें टर्म को समझना पड़ेगा कि होलिस्टिक एंड इंक्लूजन बोथ आर द न्यू टर्म्स फॉर सम पेरेंट्स। होलिस्टिक मीन्स के कंप्लीट, ठीक है। हमारे पास IHRI में आपको एक कंप्लीट सेट ऑफ थेरेपीज मिलता है, जी जी, ठीक है, जिसमें बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको थेरेपी दी जाती है। इफ योर चाइल्ड इज इन ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, ग्लोबल डेवलपमेंट मींस कि उसका पूरा बॉडी ही कहीं ना कहीं से उसको कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज हैं, ही हैव डिफिकल्टीज इन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, इन वॉकिंग, इन हिज फाइन मोटर स्किल्स, इन हिज बिहेवियर स्किल्स, और इन हिज स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स हो गई, उनकी एकेडमिक स्किल्स। तो वो एक कंबाइंड चीज होती है। और बेसिकली अगर हम एक चीज को देखें कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको पर्टिकुलर थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर स्पीच अलग हैं, फॉर OT अलग हैं, फॉर फिजिकल थेरेपीज डिफरेंट हॉस्पिटल्स भी हैं और डिफरेंट सेटअप्स भी हैं, मगर एक रूफ के नीचे आपको सारी चीजें मिल जाना, इट इज अ बेनिफिट फॉर पेरेंट्स एज वेल, ठीक है। और इसलिए भी क्योंकि वो बच्चे के लिए भी टायरिंग नहीं होता, सही, ठीक है ना। आपका बच्चा आ रहा है, वो एक साथ आपका एक सेट ऑफ थेरेपीज लेकर जा रहा है। हम जब बच्चे को स्केड्यूल करते हैं तो वो भी हम उसी हिसाब से करते हैं। हमारा मैक्स टाइम है 30 मिनट्स इफ अ चाइल्ड इज टेकिंग 2 to 3 थेरेपीज अ डे, बिकॉज एक टाइम के बाद अगर एक बच्चा फिजियो भी करवा रहा है, OT भी करवा रहा है, BT भी करवा रहा है, उसके साथ वो और मजीद 40 to 45 मिनट्स का स्पीच भी करवाएगा, वो कॉन्सेंट्रेट, वो जो एक इफेक्ट आना है वो आ ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो तो बच्चे का वो थक जाएगा। ये क्या पहले ये करवाओ, फिर वो से वो चीज होगी कि हम भरे जा रहे हैं। तो इसलिए हम जब 2 से 3 थेरेपी साथ कर रहे होते हैं तो हम उसको 30 मिनट्स का एक टाइम स्केड्यूल है हमारा, उसके हिसाब से सेट करते हैं। और कोशिश यही होती है कि एक दिन में एटलीस्ट 3 थेरेपीज मिलें जो बच्चे के लिए इजी भी हो, कि उसकी जो वर्किंग हो रही है उससे उसको कोई बेनिफिट भी हासिल हो रहा हो। दूसरी चीज आपने टर्म यूज करी फॉर इंक्लूजन, ठीक है। इंक्लूजन और इंटीग्रेशन में या इंटीग्रेटेड में और लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं। इंक्लूजन मीन टू इंक्लूड समवन, ठीक है। अब if you are including someone in your society, in your daily life, in your schools, तो उसका मतलब ये है कि आप वो बच्चा फिर आपके स्कूल के करिकुलम्स में इंक्लूडेड है, आपके स्कूल के स्पोर्ट्स में इंक्लूडेड है, आपके स्कूल के हर प्रोग्राम में इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए फिर हमारे जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं उनको अपने सेटअप्स भी उसी तरीके से अलाइंड करने पड़ते हैं, बिकॉज भले बच्चा माइल्ड टू बॉर्डर लाइन, अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो है,
लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दे कैन बी समथिंग जो उनको ट्रिगर कर रही है, या वो टायर्ड है, या वो थके हुए हैं, फटीग में हैं किसी भी किस्म से, तो दे हैव टू हैव सम रिलैक्सिंग रूम्स हो गए या सेंसरी रूम्स हो गए, जहाँ उस बच्चे को ले जाकर इफ ही इज गेटिंग हाइपर तो उसको वहां पर जाके रिलैक्स करवाया जा सके, ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए भी डिस्टर्बिंग ना हो और उसके अपने लिए भी एक ट्रॉमेटाइजिंग ना हो कि अच्छा मैंने एक बिहेवियर शो किया तो मुझे सामने से एक वर्स बिहेवियर मिला लोगों का। ठीक है, तो दे हैव टू बी, इफ स्कूल्स आर गेटिंग इंक्लूसिव मेन स्ट्रीम, तो उनको बहुत सारे सेटअप्स ऐसे हैं कि अपने पास चीजें, स्पेशली इन करिकुलम्स, हमारे स्कूल के करिकुलम्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट बने हुए हैं। ठीक है, कि नर्सरी के बच्चे को इतना पढ़ना है, उसको इतना आना चाहिए, टू गो टू किंडरगार्टन को इतना आना चाहिए, टू गो टू 1 क्लास। ठीक है, तो उसको हमें ऑल्टर करना पड़ता है व्हेन वी आर डीलिंग विद स्पेशल नीड्स इन आवर स्कूलिंग सिस्टम, तो दैट इज इंक्लूडिंग स्पेशल नीड और डिफरेंटली एबल इन योर सिस्टम। तो ये इंक्लूसिव का थॉट है बेसिकली पीछे। अगर आप एक बच्चे को इनरोल कर रहे हैं और आपने उनको एक अलग सेटअप पे बिठा दिया कि ये इन बच्चों की क्लास है, ये यहाँ पर रहेंगे, दैट इज नॉट इंक्लूजन। ठीक है, वो आप जस्ट एक इंटीग्रेटेड पार्ट रख रहे हो कि हाँ ये बच्चों की क्लास होती है, ये हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, दैट इज इट। ठीक है, आप उनको इंक्लूड कब कर रहे हो, वो आपके किस स्पोर्ट्स डे में शामिल हुए, वो आपके किस जो है पीटीएम में शामिल हो रहे हैं, वो आपके किसी एनुअल फंक्शन में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो अगर यू आर टाइटलिंग योर स्कूल एज इंक्लूजन या इंक्लूसिव स्कूलिंग सिस्टम, तो फिर यू हैव टू लाइक मेंटेन दैट टाइटल, क्योंकि इंक्लूजन मीन्स इंक्लूडिंग, एंड इफ यू आर नॉट इंक्लूडिंग देन दैट इज नॉट इंक्लूजन फॉर मी। लेकिन सब ये है ना कि सब इंक्लूजन में इंक्लूसिव में ये है कि जाहिर बात है हो सकता है टर्म्स में कुछ थोड़ी आगे पीछे कर रहा हूँ वो देख लीजिएगा, लेकिन ये कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अपने साथ बैठा के नहीं रखते, बच्चे हों या अडल्ट भी हों, इवन अडल्ट भी जो डिफरेंट एबल्ड नीड्स के साथ हों, स्पेशल नीड्स के साथ हों, तो उनको भी पेरेंट्स का या उनके घर वालों का ऐसा होता है कि एक जगह बैठा दो, या अगर कोई गेस्ट आए हैं तो बस उनका या तो सलाम करवा दिया, चेहरा दिखा दिया, बस ख़त्म, उसके बाद फिर वो बच्चा तो कमरे में चला गया हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ करनी चाहिए कि आपको उनके साथ बैठाना चाहिए, और इंक्लूजन क्योंकि नहीं हो रही ना, आप साथ ही नहीं कर रहे। देखिए ये बच्चे ना बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है, और इनको जो चाहिए होता है ना किसी भी पर्सन से, वो एक अफेक्शन चाहिए होती है, ठीक है, एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, और हर इंसान ना सामने वाले इंसान की वाइब कैच कर सकता है, उसका एक ऑरा कैच कर सकता है कि वो आपसे किस तरीके से मिल रहा है, कितना वार्म हार्टेडली मिल रहा है या एक जबरदस्ती के उससे मिल रहा है। ठीक है, और इन बच्चों में ना कुछ अल्लाह ताला ने दिया हुआ होता है शायद, तो ये आपको कुछ ज्यादा ही अच्छे से पहचान सकते हैं। अगर आप इनसे बहुत वार्म हार्टेडली मिलते हैं ना, ये आपको इतना प्यार देते हैं कि आपकी सोच है, लाइक ये इतने केयरिंग होते हैं, इतने लविंग होते हैं, इनको सिर्फ केयरिंग फैक्टर सामने से चाहिए होता है और उतनी ही अफेक्शन चाहिए होती है। और अगर कोई बंदा इनसे सामने से उस केयर और लव के साथ मिल रहा होता है तो ये फौरन दोस्ती भी कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और वो किसी को देखकर सलाम नहीं कर रहा है, आप उससे बोल रहे हैं बेटा इससे हैंडशेक करें और वो साइड में देख रहा है, ठीक है, तो आप उसको साइड में ही बिठा दें। नहीं, आप उसको इंक्लूड करवाएं। हमारे पास इन पाकिस्तान ऐसी काफी सारी एग्जाम्पल्स हैं, आपकी अपनी एग्जाम्पल है जी। और जो है एक हमारे पास डाउन सिंड्रोम बच्ची है, नॉट इन IHI बट आई हैव हर्ड अबाउट हर, कि उन्होंने अपना कैफे खोला है इन आई थिंक खयाबाने समथिंग उस तरफ DHA में, सही। और जो है वो इको फ्रेंडली कैफे है इन समथिंग, और वो उसकी मदर ने जो स्टोरी उसके पीछे है वो दैट इज कि उसकी मदर ने उसको हर किसी से इंट्रोड्यूस करवाया व्हेन शी यूज्ड टू गो टू सम कैफे, और वहां जाकर वो उस लोग उसको देख रहे होते थे कि विद सम लाइक पिटी के साथ, मर्सी के साथ, अगर कोई आपको देखता है या आपके बच्चे को देखता है तो ऑब्वियसली नहीं अच्छा लगता पेरेंट्स को। ठीक है, तो वो ले जाकर अपनी बच्ची को, अलिशबा नाम है आई थिंक उस बच्ची का, उसको ले जाकर जो है इंट्रोड्यूस करवाती थी कि ये मेरी बच्ची है, शी इज डाउन सिंड्रोम, उनका नाम ये है, शी इज दिस, और वो काफी अच्छी आर्टिस्ट भी है, पेंटर भी है माशाल्लाह। तो और आपकी स्टोरी है लाइक यू आर डूइंग पॉडकास्ट एंड यू आर डूइंग सो गुड,
ठीक है। जी। तो इस तरीके से ही होता है कि अगर पेरेंट इनिशिएटिव लेता है अपने बच्चे की लाइफ में और वो खुद कोशिश करते हैं कि वो जाकर लोगों से मिले और लोगों को उनसे मिलवाएं, ठीक है। ये नहीं कि अगर कोई दूर हट रहा है तो उसको दूर हटने, क्यों दूर हटना है, वो बच्चा ही है ना, वो भी आखिरकार इंसान ही है, मतलब कोई वो नहीं है ऑब्वियसली, लाइक उसको कोई अल्लाह ताला ने 4 हाथ नहीं दिए कि आप उससे डर के जा रहे हैं, कोई आप बोलेंगे वो एलियन है कि कोई क्या ऐसा हुआ कि आप बोलेंगे ये क्या हुआ, तो मतलब है कि आप उसको थोड़ा सा मिलेंगे समझेंगे तो वो बच्चा भी आपकी वाइब कैच करता है, बच्चा हो या बड़ा हो कोई भी और हो। ये वाले बच्चे इतने केयरिंग के लिए, लाइक दे आर सो इनटू इट कि आप अगर उनसे जरा सा प्यार से बात करते हैं या उनके साथ जरा सा वो होते हैं, वो आपको इतना प्यार देते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। रोज सुबह में मेरे पास बच्चे आते हैं, अब मैं मैनेजमेंट में हूँ, मैं क्लास में नहीं होती, लेकिन स्टिल दे आर स्टूडेंट्स के मेरे अपने भी पढ़ाए हुए बच्चे हैं उस क्लास में, और वो आके रोज सुबह मुझे हाय जरूर कर जाएंगे। और आप ऑफिस में होंगी कहीं पे, वो कहीं पे भी मैं उन्हें मिलूंगी वो हाय जरूर करेंगे, और वो इतने प्यार से हाय करते हैं, इतनी एनर्जी के साथ कि आप अगर बहुत डल मूड में भी आए होते हो ना तो आपका पूरा मूड एलिवेट हो जाता है उनसे। अगर आप किसी बच्चे को हक कर रहे हो, वो सामने से आपको इतने प्यार से हक करता है कि मतलब आपका सारा वो जो एक डाउन मूवमेंट चल रहा होता है या आप लेथार्जिक फील कर रहे होते हो, एनर्जी डाउन होती है काम कर करके, वो सब खत्म होके एक ऐसा आपका मूड एलिवेट होता है ना उन बच्चों से कि लाइक देयर इज नो अदर बेटर थेरेपी फॉर यू कि अगर आप इन बच्चों के साथ दें तो। क्योंकि मैं भी ऐसे जाता हूँ, क्लिफ्टन कैंपस में जाता हूँ, तो वहाँ पे एक बच्चा था, पता है मैं उस बच्चे का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो बच्चा इतना अच्छा, मतलब वो हर बार देख के कैसे वो पूछता है, और नाम फिर नाम उसको मेरा एग्जैक्टली याद नहीं, तो फिर पूछता है आप कौन, फिर नाम उसको बताओ, तो फिर वो मतलब इतने उसको मतलब ये पता था कि मैं कौन हूँ, बट उसको नाम नहीं पता होता, लेकिन कि वो इसको जब रिकॉल करवाओ तो वो ऐसे मिलता है आके कि मतलब मेरा अक्सर होता है कि मेरा भी मूड थोड़ा सा ख़राब हुआ होता है, एनर्जी लो हुई होती है, बट उस बच्चे को देख के एनर्जी ऐसे गेन होती है कि मैं क्या ही बताऊं, फिर मैं बिल्कुल दे आर ऑलवेज हैप्पी इन देयर ओन वे, तो उनको आपकी उससे फर्क नहीं पड़ रहा होता, लाइक इफ यू आर गुड टू देम, आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं और वो आपसे अच्छे से ही मिलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पेरेंट सपोर्ट पे क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे देखिए पेरेंट सपोर्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसे अब कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को उस हिसाब से सपोर्ट नहीं करते जितना उनको करना चाहिए। जैसे आप एक फॉर एग्जांपल अब मेरे भाई और बहन जो है वो बिल्कुल ठीक है, मेरी ज़ाहिर बात है मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मेरी चीज़ें अलग हो जाती हैं, मेरा थोड़ा सा एक अलग चलता है, लेकिन जाहिर बात है जो और भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे डाउन सिंड्रोम हैं या ADHD हैं या ऑटिस्टिक हैं, तो उनको पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि वो कैसे सपोर्ट करें अपने बच्चों को, कि चाहे मॉरली, एथिकली या मेंटली, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो नहीं कर पाते। पेरेंट को अगर अपने किसी भी डिफरेंटली एबल बच्चे को सपोर्ट करना है तो पहले पेरेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट देयर चाइल्ड इज डिफरेंट। मसला ये है कि हमारे लोग जो है माशाल्लाह, हमारे यहाँ पेरेंट्स मोस्टली पेरेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते कि देयर चाइल्ड इज डिफरेंट। पहले तो पेरेंट को एक्सेप्ट करना है। एक छोटी सी एग्जाम्पल है, एक एडवर्टाइजमेंट था, आई गेस मुझे नाम उसका सही से याद नहीं किस चीज के लिए था, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी थी कि हाउ कैन यू कोप अप इन अ वर्ल्ड दैट इज नॉट मेंट फॉर यू। ठीक है, हमने अपने इर्द गिर्द की दुनिया, हमने अपनी सोसाइटीज इस तरीके से बनाई हुई हैं दैट इज नॉट मेंट फॉर अ डिफरेंटली एबल्ड। हमें अगर उनको अपने साथ शामिल करना है तो वी हैव टू मेक अ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू दैट चाइल्ड एंड दैट पर्सन। तो इसी तरह से आपको भी, एक पेरेंट को भी पहले अपनी रूटीन, अपना स्केड्यूल, अपनी चीजें, वो सब उस बच्चे के हिसाब से सेट करनी पड़ती हैं कि जो उनके पास एक डिफरेंटली एबल्ड होता है। ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू नीड एक्स्ट्रा अटेंशन, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू नीड एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा सपोर्ट, एवरीथिंग देयर हैज टू बी एक्स्ट्रा फॉर देम। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर द पेरेंट टू डू इट।
ठीक है, अगर वो समझें तो वो बिल्कुल। बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और जाहिर बात है टीचर्स या मेंटर्स एक हद तक आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई जो जब है तक वो कि एक पेरेंट देखें, हम थेरेपी करवा सकते हैं, हाँ। हम थेरेपी करते हैं, ठीक है, हम्म। जब तक, और अक्सर पेरेंट बोलते हैं कि इतना टाइम हो गया है, अभी तक रिजल्ट हमें वैसा नहीं मिला जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हम भी सामने से फिर उनसे ये पूछते हैं कि आप घर में कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक एक पेरेंट जो है वो घर में काम नहीं, देखें इट्स लाइक बोथ एफर्ट ना, बोथ एंड से अगर एक चीज पे एफर्ट होगी तो ही वो चीज चल सकेगी। एक गाड़ी के अगर दोनों टायर साथ चल रहे होंगे तो ही वो गाड़ी मूवेबल होती है, ठीक है। वो एक, हाँ, वो एक भी अगर काम नहीं करेगा तो वो रुक जाएगी, वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से है, अगर थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं तो पेरेंट को भी उतना ही काम करना है घर पे। हम एक चीज सिखाकर भेज रहे हैं, आप घर पे ले जाके उसको वापस से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आप ले जाके बिठा देते हैं बच्चे को, तो फिर क्या उसमें आप बोल रहे हैं बच्चे की स्पीच नहीं आ रही, अभी तक पॉइंटिंग करता है। यहाँ पर बच्चे को अगर हम लेबलिंग सिखा रहे हैं किसी चीज की, तो वो बहुत एफर्ट लेती है, क्योंकि बार बार बच्चे को लेबल करके बताना पड़ता है कि अच्छा यू वांट वाटर, दिस इज वाटर। जी जी, ठीक है। तो जो है, अब जब हम सिखा रहे हैं और बच्चा हमारे पास बोल भी रहा है वाटर, ठीक है, अगर हम उससे पूछ रहे हैं व्हाट इज दिस या व्हाट डू यू वांट, तो वो वाटर बोल रहा है। घर पे वो बच्चा गया, अब उसे पानी चाहिए, उसे पता है वो इशारा करेगा या अपनी मम्मा का हाथ पकड़ के ले जाएगा डिस्पेंसर तक के या वाटर कूलर तक के, तो वो पानी मिल जाएगा। तो उसे जरूरत ही नहीं पड़ी बोलने की, क्योंकि आपने उसको वो एक्सेस ही नहीं दिया हुआ कि। और हर इंसान अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन ढूंढता है, और इसी तरीके से ये बच्चे भी ढूंढते हैं। आपने उनको कंफर्ट प्रोवाइड कर दिया घर पे कि उनके इशारा करते ही आप उसको चीज दे दे रहे हैं, तो वो बच्चा क्यों ही बोलेगा, उसको तो पता है मेरे इशारे पे काम हो जा रहा है, बस वो तो वो बोलता है कि बस ठीक है इशारे पे काम हो रहा है। बिल्कुल। तो लेकिन ये कि पेरेंट्स को बहुत करना चाहिए अपने बच्चों को सपोर्ट। जाहिर बात है सबके तरीके अलग अलग हैं, उनको ज़रूरियात अलग अलग हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब जैसे हमने स्पेशल एजुकेशन पे बात करी, साइकोलॉजी पे बात करी, पर जो नए बच्चे और बच्चियां जो आना चाह रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में या साइकोलॉजी में, वो क्या क्यों आए, और आए तो उनको क्या रिज़ल्ट मिल सकता है? क्योंकि कुछ बच्चे या बच्चियां ऐसे होते हैं कि उनको होता है कि हम इस फील्ड में जाएंगे तो हमें फ़ौरन रिजल्ट मिल जाए, साल 2 साल के अंदर रिजल्ट मिल जाए। ये असल में ये हमें एक चीज़ सिखाई जाती है ड्यूरिंग आवर एकेडमिक्स एंड एजुकेशन ईयर्स के ये फील्ड जो है ना, इसमें आपको अर्निंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अर्निंग बहुत क्विक है। और आजकल जो चल रहा है जिस तरीके का माहौल, हर कोई बस क्विक मनी के पीछे है, लाइक दे आर नॉट इनटू द मीन कि आप उसमें एफर्ट डालें और फिर आपको कोई रिजल्ट्स मिल रहे हो, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी में तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट स्पेशल एजुकेशन इज बेसिकली सेट टू टीच स्पेशल नीड्स। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या किसी भी किस्म की फील्ड में रिलेटेड टू पीड्स, ठीक है, तो ज़रूर उसको परस्यू करें। स्पेशल एजुकेशन इज़ अ वेरी गुड फील्ड, साइकोलॉजी इज़ अ वेरी गुड फील्ड। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इट्स वेरी न्यू इन आवर सिस्टम नाउ, लेकिन ये है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के भी अपने बहुत सारे फायदे हैं। वो तो माशाल्लाह आती जा रही है ऐसा ऑक्यूपेशनल थेरेपी। शुरू में लोग स्पीच थेरेपी को भी बहुत डिमोटिवेट करते थे कि क्या स्पीच सिखाओगे और क्या जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट क्या होते हैं, लोगों को नहीं पता, लेकिन अब लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस पता है। इसी तरीके से बहुत इनिशियली स्टार्टिंग में लोग फिजियोथेरेपिस्ट को भी इतना वैल्यू नहीं करते थे। वो तो अभी भी कहते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन देयर इज के स्पीच फिजियोथेरेपी की अपनी एक वर्थ है आपकी लाइफ में। हर काम जो है एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं कर सकता। You need to have like a physiotherapist for your muscular pains and everything, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी स्पेशल नीड्स हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, बिहेवियर थेरेपी हो गई, दैट कम्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये वाली कुछ चीजें होती हैं कि लोग समझते हैं कि नहीं बस क्विक मनी इज वेरी इजी, ठीक है। अच्छा बहुत सारे लोग जो है साइकोलॉजी को इतना अच्छा भी नहीं समझते। जैसे अब पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या ही कर लोगे पढ़ के या करके, या जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे बच्चों को नीड होती है साइकोलॉजिस्ट की। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो कि क्या करना है, हमसे बात कर लो, हम तुम्हें बता देंगे। तो
ऐसा कोई एक ऐसी टेक्निक आप बता सकती हैं लोगों को? आपने साइकोलॉजी पढ़ी तो जाहिर बात है आपने प्रैक्टिस नहीं करी, जैसे आपने मुझे बिहाइंड द कैमरा बताया था, लेकिन ये कि जाहिर बात है कोई एक ऐसी कोई टेक्निक है जिस पे जो पेरेंट्स देख के समझ सके कि हाँ भी इनको वाकई में ही नीड है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए, या अब तो आज को आपको पता है गूगल भी आ गया है और बहुत सारे AI टूल्स भी आ गए हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स उससे भी देख सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी कॉमन और इजी कोई तरीका ऐसा है कि जिससे वो देख के बता सकें कि भाई अच्छा इसको नीड हो सकती है या है कि अच्छा, फर्स्ट आपका क्वेश्चन जो था रिलेटेड के साइकोलॉजी का, ठीक है, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड पेरेंट्स इसलिए थोड़ा सा होते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक थोड़ा सा स्टिग्मा और डिलेमा काइंड ऑफ थिंग है कि जो है नहीं साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाना, मेरा बच्चा पागल थोड़ी है, ये ठीक है, तो वो एक उन्होंने एसोसिएट कर दिया है कि इफ अगर कोई पागल होगा तो ही जाएगा, ठीक है, एंड पागल आई एम रियली सॉरी कि कोई अप्रोप्रिएट टर्म नहीं है टू यूज, बट ये हमारी लेम लैंग्वेज में जो है वो यूज होता है, कॉमन लैंग्वेज में लोग ऐसी ही बात करते हैं, तो जो है ये पेरेंट्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा स्पेशली एबल्ड हो किसी चीज़ को एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए। अगर बच्चों के पास ना आजकल वैसी ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमारा जिस किस्म की सोसाइटी है, हमारा जिस किस्म की हालात होते जा रहे हैं, और जितना इन्फ्लुएंस्ड सोशल मीडिया है हमारे बच्चों की लाइफ पे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट पे उनको एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को कोई सिवियरली जो है वो पैनिक अटैक हो या कोई इस तरीके का खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ डायग्नोज्ड हो कि आप उसको किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं। उसके अक्सर ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं खुल के बात कर पाते कि क्या चीज़ है, उनके घर का माहौल ऐसा नहीं होता कि आप पेरेंट्स से बहुत फ्रेंडली वे में बात करो या इस तरीके से, तो वो बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है कि उनके पास एटलीस्ट कोई हो कि जिसके साथ जाके वो बेसिकली कैथारसिस ही कर सकें, लेकिन एक कॉन्फिडेंशियल बंदा हो कि उससे वो बात कर सकें अगर उनको कोई डिस्टर्बेंस फेस करने को मिल रही है। अक्सर नॉर्मल बच्चे अपनी पढ़ाई में काफ़ी लैक कर रहे होते हैं, ठीक है, और रीज़न ये होता है कि दे वर नॉट इन द काइंड ऑफ मेंटल स्टेट। कभी कोई लाइफ में ऐसा शॉकिंग इवेंट हुआ होता है, किसी ऐसे लव्ड वन की डेथ या उसका लॉस, वो भी बच्चों के लिए काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है। तो ये चीज़ को जो है ना वो कंसिडर करना। और दूसरी चीज़ एक ये आ जाती है कि हमारे टाइम पे भी तो ये सब होता था, तो अब तुम लोगों को क्या मसला है इस सब चीज़ों से? क्या हमारे माँ बाप ने तो कभी नहीं कहा कि हम इस तरीके से स्पेशली जो बड़े बूढ़े होते हैं वो ज़रा ज़्यादा बोलते हैं कि अगर जैसे अगर फॉर एग्जांपल अब आपकी शादी हुई हुई, आपके बच्चे हुए हैं और आपकी सास हैं, अगर आपने अपनी सास को ऐसे ही बता दिया कि अच्छा उसको मुझे लेके जाना है, तो वो पूछेंगे क्यों, और फिर क्यों के बाद पे आप बताएंगे कि इसको ये रीज़न है। आप अगर बताना चाहें तो आपने बताया, तो फिर वो फिर बोलेंगे हमने भी तो किया है, हमने तो कितने लोगों का किया है या कितने हमने कराए, तो उसको और आज के उसमें फ़र्क क्या हुआ। ऐसे भी देखिए फ़र्क बहुत है। हाँ। जनरेशन गैप्स ऐसे ही नई टर्म्स क्रिएट होती, काफ़ी फ़र्क है। आजकल तो मतलब इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं कि आप एक डेकेड के अंदर आपकी तो जनरेशन चेंज हो जा रही है। वो जेन अल्फा, जेन जी, जेन बीटा, लाइक 10 years का गैप है सब चीज़ों में। तो जो है आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो पहले की चीज़ें रही हैं वही सेम चीज़ आगे कंटिन्यू होती है। वक्त बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, मॉडिफाइड हो गई हैं, एडवांस्ड हो गई हैं, ठीक है। पहले आपके पास सोशल मीडिया, मोबाइल नेटवर्क्स और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी फॉर योर एक्सपोजर्स, फॉर लाइक कम्युनिकेटिंग विद द थिंग्स इन सोसाइटी और सब कुछ। अब जो है बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से भी नेगेटिव इफेक्ट करती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही होती हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ पे और चीज़ों पे। एक कम्पिटिटिव जो है वो सोशल मीडिया सर्कल्स चल रहे हैं कि अच्छा उसने किया है तो मैं भी करूँगी। तो जो है इस चीज़ों में भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहते हैं और उनको एक मेंटली जो है वो रिलैक्सिंग या कुछ इस तरीके की थेरेपी या कुछ चीज़ कभी रिक्वायरमेंट होती है। मैं नहीं कहती कि हर बच्चे को रिक्वायरमेंट है, सबको डिपेंड करता है कि किसकी क्या सिचुएशन है। और दूसरी चीज़ ये कि अक्सर तो मदर्स हमारे पास भी आती हैं और उनका भी सेम यही इसी तरीके का एक कंसर्न होता है कि मिस मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ,
मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं नहीं करवा पाती, क्योंकि मैं कर लेती हूँ अगर किसी चीज पे मना करना है या नहीं देना है, ठीक है, और मैं मना कर देती हूँ तो दादा दादी दे देते हैं या कोई और दे देता है घर में, ठीक है, हाँ, ठीक है ना, तो मैं उनको कैसे मना करूँ? तो ये चीज है, एंड दैट गोज फॉर अ फादर, कि हर चीज एक मदर के करने की नहीं होती है। फादर एंड मदर बोथ हैव टू बी देयर, पेरेंट्स है ना, तो बीइंग पेरेंट्स आप दोनों को मिलकर बच्चे के साथ काम करना है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि मदर इतनी एफर्ट डाल रही है तो आपको भी एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा उस चीज के लिए, बिल्कुल, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से ये कि दादा दादी को भी जैसे उनका बेटा है वो समझाए, बहू है वो समझाए, समझा तो सकते हैं ना, वो अगर ना माने वो एक अलग बात है, क्योंकि सही बात है वो भी उससे, देखिए उनकी गलती नहीं है, हाँ। वो प्यार कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो बेचारे प्यार कर रहे हैं, तो जो है वो और कुछ कर भी नहीं सकता अब इस एज में, वो प्यार ही कर सकते हैं तो वो प्यार करते हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर चीजों को बैठकर समझाया जाए कि भाई ये मसला है इसलिए इसको मना किया है, तो मे बी थिंग्स कैन वर्क आउट इन बेटर वे। चलिए अगर 100 नहीं तो एटलीस्ट 50%, 60% कुछ तो बेहतर हो सकती है। सो अच्छा, कोई आप पब्लिक मैसेज देना चाहते हो, फिर हम रैप अप करेंगे, काफ़ी टाइम भी हो गया है। सो ये बताइएगा कि कोई आप पब्लिक मैसेज देना चाह रही हो? अच्छा, पब्लिक मैसेज तो मैं यही दूंगी कि जो भी पेरेंट्स ये इंटरव्यू देखेंगे या सुनेंगे, तो बेसिकली ये चीज़ है कि आपको अगर कोई सिम्टम इस तरीके का दिखता है तो फर्स्टली कंसर्न योर डॉक्टर, और उनको कंसर्न करने के बाद जो भी उनकी एडवाइसेस हों उसको फॉलो करें। दूसरी चीज़ ये है कि मैं मेन स्ट्रीम स्कूल्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे मेन स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं। जस्ट अगर बच्चा थोड़ा सा भी शरारती है या वो अपनी सीट पर नहीं बैठ रहा, तो यू हैव टू एटलीस्ट ट्राई के जो है कोई और टेक्निक यूज करें उसके लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उस बच्चे में कोई इशू है, तो लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पेरेंट को डायरेक्टली ये बोल दें कि आपके बच्चे को हम रख नहीं सकते, आप पहले इसका जो है ट्रीटमेंट करवा कर लेकर आएँ। तो दैट इज़ वेरी लाइक हार्ट ब्रेकिंग फॉर अ पेरेंट, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मॉनिटर करें, एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग आउट एक्सट्रीमली गुड लाइक इनिशिएटिव्स के जो है उसके लिए वो टीचर्स ट्रेनिंग भी स्टार्ट करवाते हैं और सब कुछ है। इनफैक्ट IHRI इज आल्सो लाइक रिकॉग्नाइज्ड विद DPD, डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। तो उसमें DPD जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग करवाता है, एंड इफ यू आर विलिंग कि आपका स्कूल इंक्लूसिवली चल रहा है और चल रहे आगे, तो आई वुड रिकमेंड कि जो है आप अपने टीचर्स को उस तरफ लेकर आएँ और DPD के साथ उनकी ट्रेनिंग्स करवाएं, बिकॉज इट्स रियली गुड ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशंस के साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट एक वर्बल ट्रेनिंग मिल गई, दैट्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है, सर्टिफिकेशंस भी इंक्लूडेड हैं। तो काइंडली उस चीज़ को परस्यू करें। दूसरा, पेरेंट्स के लिए ये कि एक टीम की तरह काम करें अपने बच्चे के साथ। डोंट टेक इट एज बर्डन कि आपके पास अगर स्पेशल नीड या डिफरेंटली एबल का कोई बच्चा है तो आपके लिए बर्डन है। आप दोनों जब तक के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी सोसाइटी के साथ आप कितना भी लाइंड अप कर लें अपने बच्चे को, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता और इतना केपेबल नहीं है कि वो इंटर या मैट्रिक कर ले, और आपको ये है कि बच्चा इंडिपेंडेंटली कुछ कर ले, तो IHRI का मेन मोटो यही है, टू एनेबल इंडिपेंडेंस, दैट आर स्लोगन एंड टैगलाइन ऑल्सो। तो जो है एनेबल इंडिपेंडेंस डज नॉट ओनली मीन्स कि आपका बच्चा एजुकेट होकर ही आगे इंडिपेंडेंट बने। यू कैन टेक देम, यू कैन एनरोल देम विद IHRI फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग्स, फॉर स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, और यू कैन एनरोल देम टू स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल, कि वहाँ पर जो है इन बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं फॉर स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। एंड IHRI इज ऑल्सो अलाइंड विद स्पेशल ओलंपिक्स के वहाँ पर हमारे पास से भी बच्चे जो है स्पोर्ट्स में जाते हैं एंड एवरीथिंग। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू इनेबल देम एंड मेक देम इंडिपेंडेंट। और बस हमें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम पेरेंट्स। जो भी पेरेंट्स जो है बिल्कुल करें तो इंशाल्लाह जो भी पेरेंट्स इन बच्चों को सपोर्ट करेंगे, जितना पेरेंट्स की सपोर्ट होगी उतना बच्चा आगे जाएगा। हम सिर्फ एक जो है आपको सिस्टम, एक सपोर्टिव सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको आगे ले जाने में जो एक मेन पार्ट है वो एक पेरेंट का ही होता है। जैसे आपको यहाँ तक लाने में आपकी मदर का हाथ है,
उसी तरीके से आपको जो भी जो है वो सपोर्टिव थेरेपीज मिली वो एज ए सपोर्ट थी आपको बेटर करने के लिए, लेकिन उसका इनिशिएट लेना, उस पे आगे वर्किंग करना, दैट वाज योर मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शी डिड वेरी वेल। ठीक है, इसी तरीके से लाइक अगर बाकी के पेरेंट्स भी जो है वो अपने बच्चों के साथ अलाइंड होकर काम करते हैं ना, उन बच्चों में हमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलती है, डेफिनेटली मिलती है और मिली भी है, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास से गए हैं मेन स्ट्रीम स्कूल्स में। तो इफ जो है इस तरीके की चीज जो है ना, तो पेरेंट का मेन रोल है। एक बच्चे की लाइफ में माँ बाप से बड़ा रोल किसी का नहीं होता, और दोनों मिलके करेंगे तो बात और अच्छी बन जाती है। इट्स नॉट जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर के घर में होती हैं तो वही संभालेंगे और वही करेंगे। अ फादर्स प्रेजेंस इन अ चाइल्ड लाइफ इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज मदर्स। आई होप नाजरीन आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा वीडियो। जाहिर बात है कुछ बातें ऐसी हैं कि मुझे लगता है और मेरी टीम को भी और हम लोगों को भी, जाहिर बात है, और सबसे पहले तो मिस जवेरी का शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया, वक्त दिया, अपना कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आई हैं कि जाहिर बात है ये बातें हम उनके साथ कर सकें। कि जाहिर बात है आज हमने 2 से 3 टॉपिक हमने कवर करें, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और हमें आप अपने कमेंट से आगाह ज़रूर करते रहा करें कि इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं, कि आपको लगता है कि और क्या खामियां तो हम उसको और दूर करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश हम पूरी करेंगे। आपसे तब तक हम चाहेंगे मेरी तरफ से और मिस जवेरी की तरफ से आप तमाम लोगों को अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।